हेलो दोस्तों, वाई एकेडमी लाइव पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रिज कोर्स चल रहा है आजकल और केमिस्ट्री की क्लास है ये। तो बेसिकली ब्रिज कोर्स क्या है, ये बात तो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में सर लोगों ने बताई होगी, लेकिन मैं भी थोड़ा सा अपने शब्दों में कुछ बताना चाहूँगा। ब्रिज कोर्स का मतलब बड़ा सीधा सा है। अब 10th पास करके आप 11th में जा रहे हो, तो अब जो बच्चा 11th में एडमिशन ले रहा है तो उसको 10th तक की चीज़ें तो आनी ही चाहिए। तो अगर सब कुछ याद ना भी रहे, अब 8th 9th 10th बहुत सारी चीजें, मान लो इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो सब कुछ याद ना भी रहे तो कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए। जो वो इतना तो पता होना चाहिए ना, वो इतना तो ही हम लोग पढ़ाने वाले हैं। आ गई बात समझ में? तो कम से कम इतना तो कम से कम ज्ञान होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि 11th में जाके ये चीजें आपको दोबारा पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि 11th में खुद ही इतना ज्यादा सिलेबस है भाई, बहुत सारा सिलेबस 11th में होता है। तो वहां पे शायद ये बेसिक चीजें आपको ना पढ़ाई जाए, और अगर आपको ये नहीं आती तो वहां बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खैर क्या है इसमें, ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। काफी सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको इनमें से कुछ या फिर हो सकता है सब कुछ भी चीजें आती हों, और लेकिन काफी सारे ऐसे होंगे जिनको नहीं आती है। तो स्पेशली ये उन्हीं के लिए बात होती है यहाँ पे। जब केमिस्ट्री हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमेशा शुरुआत करते हैं मैटर से। मैं आपको यहाँ पे मैटर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं बस बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे करके हम लोग आगे बढ़े थे। मैटर से हम शुरू करते हैं। तो मैटर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके अंदर मास है और जो वॉल्यूम है जिसके अंदर, वो मैटर है। आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब कुछ मैटर है। मैं भी मैटर हूँ, आप भी मैटर हैं, ये सब कुछ मैटर ही है। अब मैटर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट को पढ़ते हैं कि मैटर एक्चुअली बना कैसे है। तो मैटर बना कैसे है? मैटर बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं एटम। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एटम। और एटम वाली बात भी आपको पता होगी। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जब, तो हम मैटर के क्लासिफिकेशन भी वगैरह कर देते हैं। लेकिन मैं उस फेज में नहीं जाने वाला। मैटर का क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, वो सब हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब बच्चे नहीं हो आप, इनको ये सब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। लेकिन जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वहां पर काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे काम की होती हैं। तो फिलहाल मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम इसका केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमको चीजें मिलती हैं प्योर। ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस के तौर पे हम मानते हैं। प्योर होता है और इम्प्योर होता है। तो इम्प्योर मतलब मिक्सचर। तो मिक्सचर को पढ़ने की जरूरत तो फिलहाल नहीं है। प्योर में हमको दो चीजें और मिलती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और यहां पर हमारा जो सीधा संबंध है अभी फिलहाल, वो एलिमेंट और कंपाउंड से ही है, क्योंकि केमिस्ट्री में मैटर तो पढ़ना ही है, लेकिन एलिमेंट, कंपाउंड, ये जितनी भी चीजें, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, मिक्सचर हो गया, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटर ही हैं। लेकिन हम बार बार मैटर बोल के काम नहीं चला सकते, क्योंकि सब कुछ मैटर है। तो अगर हमें मान लो किसी पर्टिकुलर किसी चीज को बारे में बताना है तो हम सिर्फ मैटर नहीं बोल सकते ना, हमें आगे भी बोलना पड़ेगा एलिमेंट है या कंपाउंड है, इनमें भी फर्क होता है। तो बेसिकली एलिमेंट की बात सबसे पहले होनी चाहिए यहाँ पर। तो केमिस्ट्री जब भी शुरू होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि एलिमेंट्स की जानकारी लोगों को ठीक ठाक होनी चाहिए। एलिमेंट्स की जानकारी के लिए आपने क्लास 10th में पढ़ा है पीरियोडिक टेबल, तो आई होप ठीक ठाक पता होगा उसका। ठीक है ना। और एलिमेंट बेसिकली क्या है समझो, एटम जो होता है ना, एटम का जो नाम होता है, एटम के रिप्रेजेंटेशन के लिए एटम को जो एक नाम दिया गया है वही होता है एलिमेंट। ठीक है ना। अब एलिमेंट में मान लो एक खास तरह का एटम मिला जिसको नाम दे दिया गया हाइड्रोजन और सिंबल बना दिया H। सही है। एक खास तरह का एटम मिला, उसको कार्बन बोला गया, किसी को ऑक्सीजन बोला गया, किसी को नाइट्रोजन बोला गया, और इस तरह से उनके सिंबल्स भी आए। पिछली क्लासों में आप लोगों ने ये सब बातें पढ़ रखी हैं कि किस तरह से किस एलिमेंट को सिंबल कैसे दिए गए। इस तरह के सिंबल से पहले भी डाल्टन ने कुछ सिंबल दिए थे, कुछ अपने अलग तरह के सिंबल्स थे। फिलहाल आपको उन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ने वाली, वो चीज़ें अब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अब आप प्योर केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अब ये मिक्स्ड केमिस्ट्री नहीं होने वाली है। 10th तक तो क्या होता है कि 8th 9th में जैसे कि कई ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें केमिस्ट्री में थोड़ा बायोलॉजी भी मिक्स होती है। अब लेकिन जो आप 11th से पढ़ोगे वो प्योर केमिस्ट्री होगी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो हम बात सीधे शुरू करेंगे कहाँ से, इसे हटा के। तो एलिमेंट बेसिकली एक प्योर सब्सटेंस है, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब और जो बना होता है एक जैसे एटम से। और सिंपल भाषा में अगर मैं इसको बोलूं कि एक एटम को जो एक नाम दिया गया है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। खैर, तो सबसे पहली बात एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है जो एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, हर एलिमेंट का फिर एक सिंबल भी होता है। एलिमेंट का सिंबल कैसे आए, या तो एलिमेंट के फर्स्ट लेटर से आए हैं नंबर 1, या फर्स्ट 2 लेटर से आए हैं नंबर 2, या फिर उनके लैटिन नेम से आए हैं। जैसे बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके सिंबल उनके लैटिन नेम से आए हुए हैं।
जैसे गोल्ड, तो गोल्ड का सिंबल तो होना चाहिए था या तो G या होना चाहिए था GO, लेकिन ये दोनों ही गोल्ड के सिंबल नहीं है। तो क्या है, गोल्ड का सिंबल है AU। क्यों? क्योंकि गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम। इसी तरह से पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम का सिंबल होना चाहिए था या तो P या PO, लेकिन ये दोनों ही नहीं है। सिंबल क्या है? K, क्योंकि गोल्ड का पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम। आ रही बात समझ में? तो ये सब चीजें भी आप लोगों ने छोटी मोटी क्लासेस में पढ़ी हैं, जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा हूं, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता ये बात होनी चाहिए कि 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए और उनके सिंबल्स भी अच्छे से पता होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक तो ये काम कर जाएगी, 1 से लेकर 30 तक तो ये चीज ठीक है। इसके आगे की जानकारी के लिए आपको हेल्प करेगी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल भी पढ़ी है ना, एस और पी ब्लॉक पढ़ रखे हैं। अब 11th में जाओगे तो आपको डी ब्लॉक भी पढ़ा दिया जाएगा और एफ ब्लॉक भी समझाया जाएगा, लेकिन एफ ब्लॉक की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो कुल मिला के 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। जिसको याद नहीं है वो याद करके बैठ जाओ, क्योंकि वहां पर 8th 9th में तो डंडे मार मार के सिखा दिया हमने, लेकिन 11th में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहां पर आके एक एक से पूछे। ठीक है ना, 11th में आपको इंडिपेंडेंट खुद ही होना पड़ेगा। वहां पे कोई आपसे जवाबदारी की उम्मीद नहीं रखता कि ये सुनाओ वो सुनाओ, ये सब कोई नहीं पूछेगा, ये सब आपको खुद ही पता होना चाहिए आगे से। खैर, 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए और हो सके तो 1 से 20 तक के एटॉमिक मास भी याद कर लेना। बस में हो सके तो 120 तक के एटॉमिक मास भी याद कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में 20 से ऊपर का कोई एलिमेंट दिया हो, जैसे मान लो आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, अगर आयरन दिया होगा और मान लो कुछ कैलकुलेशन हमको करनी है, जैसे अभी आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो तो वहां पर काफी सारे कैलकुलेशंस वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, तो वहां पर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन होगा भी तो वो जरूर उसका वहां पे मार्क्स देंगे, तो वहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर लेकिन 30 तक याद करो। 30 के ऊपर का अगर क्वेश्चन आएगा तो जनरली मैंने देखा है एटॉमिक नंबर गिवन होता है। एटॉमिक मास तो लगभग सारे ही गिवन होते हैं, लेकिन फिर भी 1 से 20 तक याद करके रखो। ठीक है ना, कहीं मान लो क्वेश्चन बनाने वाले के मूड में आया कि वो ना देना चाह रहा हो। भाई मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है, अब मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है ऑक्सीजन, उसमें होता है नाइट्रोजन, सल्फर, बस यही सब मिलेगा, हाइड्रोजन। तो ये सारे के सारे एलिमेंट एटॉमिक नंबर 20 से कम के हैं, तो इनके मास तो कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है, और छोटी क्लासेस में आप लोगों को बहुत बार ये याद कराने की कोशिश की गई है और कोशिश सफल भी हुई है, काफी लोगों ने याद किए भी हैं। जिन लोगों ने नहीं किए हैं अब उनको कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है जो काफी इंपॉर्टेंट टर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, इसका क्या फायदा है? इसका भी काफी जगह पे फायदा मिलेगा, इनऑर्गेनिक में भी फायदा मिलेगा और फिजिकल में आप जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, आज भी ऐसे क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं जिसमें किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंट मतलब दे रखा है कोई एलिमेंट और वहां पर उसमें पूछ लिया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बताओ। ऐसे क्वेश्चन आज भी पूछे गए हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो इनको इतना लाइटली मत लेना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट की बात किया जाए तो कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। आ रही बात सुनने, ये रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट का। यहां पर जो एक्स है ये क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी कि ये एलिमेंट का सिंबल की बात की गई है। नीचे जो ए लिखा हुआ है ये इसका क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर जो बी लिखा हुआ है वो क्या है? एटॉमिक मास, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद यहां पे जो दो टर्म आई हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एक बार इसको जरा देख लेते हैं जल्दी से, क्या होता है ये एटॉमिक नंबर। सबसे पहली बात, किसी भी एलिमेंट की जो सबसे ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब समझते हो इस बात का, फंडामेंटल प्रॉपर्टी का? इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी भी एलिमेंट के बारे में स्टडी की जा सकती है, सबसे ज्यादा उसके बारे में जाना जा सकता है, उसके केमिकल बिहेवियर को, उसकी केमिकल रिएक्शंस को, उसकी वैलेंसी को, फलाना ठिकाना जो भी ज्यादातर चीजें, ये उसके एटॉमिक नंबर से ही पता चल सकता है। इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा कि शुरुआती पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव तक बनी थी वो सारी की सारी फेल हो रही थी। मेंडलीव ने तो खैर काफी अच्छी पीरियोडिक टेबल बनाई थी,
लेकिन शुरुआती पीरियोडिक टेबल फेल रही, और रीजन ये था कि शुरुआती पीरियोडिक टेबल बनी थी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के ऊपर, और एटॉमिक मास कोई बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है एलिमेंट की, एटॉमिक नंबर ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ज्ञान होता है कि नहीं होता है। इसलिए तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब बोलेंगे, अगर एटम न्यूट्रल है, अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज है प्लस या माइनस किसी भी तरह का, तो फिर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन सही नहीं होगी। कांस्टेंट क्या है, प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट के अंदर कितना, जितने प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी, वही उसका एटॉमिक नंबर है। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, इसीलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 बोला गया है। कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 बोला गया है। सोडियम में 11 है तो सोडियम को 11 बोला गया है। मैग्नीशियम में 12, इस तरह से। यानी कि जो भी एटॉमिक नंबर है, आपको एटॉमिक नंबर से क्या पता चलता है, कभी भी एटॉमिक नंबर से आपको किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन पता चल जाएंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन भी पता चलेंगे, अगर वो एटम न्यूट्रल है तो। अगर न्यूट्रल नहीं है तो हम देखेंगे क्या किया जा सकता है उसमें, तो वो अलग कहानी है। तो बात समझ में आ गई। तो ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। दूसरा टर्म है हमारा एटॉमिक मास। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिख लेना यहाँ पे, ये जेड से रिप्रेजेंट होता है। एटॉमिक मास यानी कि जिसको ए से रिप्रेजेंट करना है क्या होगा, हाँ ये एटॉमिक मास नंबर है असल में, जो ए से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास नंबर है। एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर ये दोनों अलग चीजें, इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है। अभी मैं आपको एटॉमिक मास नंबर पढ़ा रहा हूँ जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास एक अलग चीज है जो हम मोल कॉन्सेप्ट में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब स्टोक्योमेट्री को हम देखेंगे वहां पे, तो वहां पर हम उसको अलग से देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, क्योंकि कभी भी मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले एटॉमिक मास का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए लोगों को। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा, किसी ने 9th में पढ़ा है, किसी ने 8th में पढ़ा है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आप लोगों ने जो मॉडल्स पढ़े थे, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का एटॉमिक मॉडल, तो उस फाइनल मॉडल में रदरफोर्ड के मॉडल से ही एक कंक्लूजन निकल कर आया था कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो सारा का सारा उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। और बाद में फर्दर स्टडी से पता लगा कि एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक। और एटम में मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल ना के बराबर है, मास है, थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना कम है कि हम उसको काउंट करते ही नहीं है। इसीलिए एटम का सारा मास न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि A = 2, यानी कि एटॉमिक मास क्या है, द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन एनी एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। तो यानी कि एटॉमिक मास बोले तो A = P + N। यहां से हमको क्या पता लगेगा, देखो एक बात समझना, किसी क्वेश्चन में एटॉमिक मास आपको गिवन होगा, जनरली दिया होगा। प्रोटॉन आप खुद पता लगा सकते हो क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन आपको निकालने को जनरली मिलता है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, N = ये इधर आ जाएगा, तो A - P। तो यहाँ से ये 2 फॉर्मूले आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर जब आप पढ़ोगे 11th में तो वहां पे भी इसकी जरूरत थोड़ी बहुत पड़ जाती है। तो फाइनली हम बात कर रहे थे एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन में पहला तो होता है सिंबल, और उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर, और फिर आता है एटॉमिक मास। तो जरा कुछ एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन करके देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर मुझे हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और एटॉमिक मास भी होता है 1। वैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन जब हम हाइड्रोजन वर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब साफ है कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के पहले आइसोटोप की, जिसको बोलते हैं प्रोटियम, ठीक ना, और वो 1H1 ही होता है। इसके अलावा अगर मुझे कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो पहले मैं लिखूंगा C, एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है 12, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तो याद होना चाहिए, एटॉमिक मास भी 20 तक याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। इसके अलावा जैसे कि मान लो ले लिया आयरन, आयरन का सिंबल Fe। मैंने बताया था कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सिंबल उनके लैटिन नेम से आया है, तो आयरन भी है। आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम, ठीक ना। और Fe तो एटॉमिक नंबर है इसका 26, एटॉमिक मास है इसका 56। हाँ ये बात ध्यान रखना, एटॉमिक मास हमेशा ऊपर होता है। मास यानी कि वजन, तो वजन को हमेशा सर पे रखा गया है, ऊपर की ओर रखा गया है, ठीक है ना। और जो नीचे की साइड लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक नंबर है। अब अगर मान लो इन सारी स्पीशीज में एक और लिख लेते हैं कोई सा भी, पोटेशियम ले लेते, आर्गॉन ले लेते हैं, ठीक है ना।
आर्गॉन का सिंबल है Ar, एटॉमिक नंबर है 18, एटॉमिक मास है 40। इन सब में मान लो भाई न्यूट्रॉन निकालने को पूछा गया हो, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए अभी तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, अब उतना करने की तामझाम करने की जरूरत नहीं है, वो जब आप 8th 9th में थे तब आपको ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। अभी आपको डायरेक्ट ये सब चीजें आनी चाहिए। न्यूट्रॉन निकालने के लिए सीधे मास में से एटॉमिक नंबर घटा दो, समझ रहे हो, मास में से एटॉमिक नंबर घटा दो, सीधा आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि मास किसकी वजह से है, न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन है। तो भाई पूरे मास में से यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटा दोगे तो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन बचेगा। तो 1 - 1 न्यूट्रॉन कितना 0, यहाँ पे 12 - 6 6, यहाँ पे न्यूट्रॉन 23 - 11 12, यहाँ पे न्यूट्रॉन 56 - 26 30, और यहाँ पे 14 - 8 30, यहाँ पे न्यूट्रॉन आ जाएगा 22। आगे बात समझे। और अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी पूछ रहा है तो इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भाई जो एटॉमिक नंबर है, अगर एटम पे चार्ज नहीं है, फिलहाल तो किसी भी एटम पे मुझे तो चार्ज नहीं दिख रहा, चार्ज नहीं है अभी, तो इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी 6, इस पे इलेक्ट्रॉन 11 क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन भी 11, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 26, प्रोटॉन भी 26, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 18 और प्रोटॉन भी 18। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई जिससे आप किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या करना है, जो एटॉमिक नंबर है बस वही उतने ही इलेक्ट्रॉन मान लो, जो एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन है, और बाकी जितना एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी चीजें ये हैं जो पता होनी चाहिए। इसके अलावा आगे जो और जरूरी है वो है इसके अलावा हमको आगे पढ़ने को मिलेगा आयंस, ठीक है ना। ये भी बहुत जरूरी टर्म है, इसकी भी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है, आयंस। अब आयंस बेसिकली क्या होती है, आयंस का मतलब होता है कोई भी चार्ज स्पीशीज, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल, कोई भी चीज जिसके ऊपर चार्ज है उसको बोलेंगे आयन। और जो एलिमेंट होते हैं यही असल में आयन बनाते हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी चीज के ऊपर देखो, जितना भी मैटर है वो सब एटम से मिलकर बना है। अब हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होते ही होते हैं। किसी भी चीज पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन। मतलब जाहिर सी बात है अगर किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इसीलिए आयंस का मतलब हो गया चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज कैन बी 2 टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोई स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रही है तो हम उसको जनरली क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिव फॉर्म कर रही है तो एनायन। बनता कैसे है, किसी देखो जनरली क्या होता है, अगर एटम न्यूट्रल है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, अच्छा न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन ज्यादा है क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। अब लेकिन होता यह है कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और वो कभी भी कम या ज्यादा नहीं होते। कम या ज्यादा सिर्फ एक एटम में इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है। किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो कैटायन फॉर्म होने का मतलब यह है कि ये हमेशा बनेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किसी भी एलिमेंट ने अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो मतलब क्या मतलब इस बात का, यानी उसने कैटायन फॉर्म किया, उस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर बढ़ जाएंगे। पहले नंबर बराबर थे, इलेक्ट्रॉन भी उतने थे, प्रोटॉन भी उतने थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो प्रोटॉन अपने आप बढ़ गए। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी चीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आना लाजमी है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अगर मैं कैटायन वाले की बात करूं, मान लो सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्या बना लेगा, Na+। और कोई भी एलिमेंट जनरली उतनी ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जितनी उसकी वैलेंसी है। तो वैलेंसी टर्म भी नया नहीं है आपके लिए, 10 तक काफी बार पढ़ाया गया है इसको, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सोडियम। इसी तरह से मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आ जाएगा, +3। मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है। हाँ एक बात और,
जनरली मेटल ही कैटायन फॉर्म करते हैं, ये बात याद रखना, मेटल्स ही होते हैं जनरली जो कैटायन फॉर्म करते हैं, क्योंकि मेटल की ही टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, ठीक है ना। उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं और वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और इसी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ही मेटल इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो तभी फ्लो हो पाएंगे जब वो फ्री होंगे, ठीक है ना। तो जनरली ये प्रॉपर्टी मेटल में ही पाई जाती है। अब नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा F-1, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि वैलेंसी 2 है तो O-2, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि वैलेंसी 3 है तो N-3। एक चेंज इसमें और देखने को मिलता है, अगर कोई एलिमेंट कैटायन फॉर्म कर रहा है तो उसके नाम में कोई खास फर्क नहीं आता, ये है सोडियम और ये है सोडियम आयन, समझ रहे हो। सोडियम आयन का मतलब ही यही है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सोडियम मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज ही उसके ऊपर आने वाला है। यह है एल्यूमिनियम, यह है एल्यूमिनियम आयन, आयन का मतलब ही यह है कि Al+3। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन यानी Mg और Mg+2, ठीक है ना। तो इनके नाम में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर कोई नेगेटिव फॉर्म करेगा तो उसके नाम में थोड़ा सा फर्क आएगा। फ्लोरीन से बन जाएगा फ्लोराइड, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोराइड है। फ्लोराइड का मतलब F-1, ये ऑक्सीजन है और ये है ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है और ये है ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन है, ये है नाइट्राइड, यानी कि इन वन वर्ड इनके नाम के एंड में IDE जुड़ जाएगा। अगर कोई एलिमेंट नेगेटिव फॉर्म करेगा तो उसके नाम में, ठीक है ना, सफिक्स ऐड होगा IDE, नाइट्रोजन से नाइट्राइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, सल्फर से सल्फाइड और लास्ट में फास्फोरस से फॉस्फाइड। तो इस तरह के चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं एंड में। ठीक है, तो आयंस वाली बात समझ में आ गई। आयंस के अलावा फिर उससे भी ज्यादा एक जरूरी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है ना। पॉलीएटॉमिक आयंस, असल में आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस को हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हमको कंपाउंड के फॉर्मूले आने चाहिए, और कंपाउंड के फॉर्मूले अगर जिसको नहीं आते ना, फिर तो मैं मानता हूं फिर तो बड़ी मुश्किल होगी उसकी केमिस्ट्री में भाई, उसको तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो सीधे आपको दे देगा कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन सोडियम फॉस्फेट के साथ में हुई है और इस रिएक्शन में ये बना है ये बना है, वो आपको फॉर्मूले नहीं देगा, और मान लो उस पर कोई स्टोकियोमेट्री बेस्ड कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब जब तक आप उस रिएक्शन को लिख नहीं पाओगे तब तक स्टोकियोमेट्री का सवाल ही नहीं होता। स्टोकियोमेट्री तब शुरू होगी जब केमिकल रिएक्शन लिखोगे। स्टोकियोमेट्री का सीधा संबंध केमिकल रिएक्शन से ही है। केमिकल रिएक्शन कौन सी? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तब स्टोकियोमेट्री वहां से शुरुआत होती है, वहां से उसमें लगा पाओगे। अब रिएक्शन लिखने के लिए पहले तो फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले लिख लिए चलो सारे कंपाउंड के, उसके बाद उसको बैलेंस करना आना चाहिए और तब जाके वहां से आगे जो होगा वो लिखा जाएगा। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, पॉली का मीन्स मोर देन वन, पॉली मीन्स कोई भी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मोनो मीन्स 1 और पॉली मीन्स एक से कुछ ज्यादा। एटॉमिक मीन्स एटम, ठीक। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या होगा? मोर देन 1 एटम, यानी कोई ऐसी स्पीशीज होगी जिसमें नंबर ऑफ एटम एक से ज्यादा होंगे। आयंस का मतलब हो गया कैरिंग चार्ज, कि उस चीज के ऊपर चार्ज भी होना चाहिए। तो अब पॉलीएटॉमिक आयन का एक लाइन में मीनिंग क्या हो गया? मोर देन 1 एटम कैरिंग चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन ऐसी कोई भी चीज है जिसके ऊपर चार्ज हो और एक से ज्यादा एटम होने चाहिए। अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था, जैसे ये था सोडियम प्लस, Cl-, O-2, N-3, ये सब पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है। ये आयन तो है लेकिन पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये मोनोएटॉमिक आयन है भाई, ये सब सिंगल एटम है। सोडियम सिंगल है, क्लोरीन सिंगल है, ऑक्सीजन सिंगल है, ये सब सिंगल एटम है। पॉलीएटॉमिक का मतलब हो गया कि उसमें एटम एक से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पॉलीएटॉमिक आयन आपको जरूर याद होने चाहिए। और ये जो पूरी असल में ये जो पूरी क्लास थी तो इसका मेन मकसद ये था कि आपको पॉलीएटॉमिक आयन तक जरूर आना चाहिए। लेकिन पॉलीएटॉमिक आयन तक पहुंचने से पहले हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, आयन, कैटायन, एनायन, ये सब भी पता होना चाहिए।
तो इसलिए इतनी सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं। तो ये कुछ खास खास पॉलीएटॉमिक आयन हैं जो आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद कुछ कंपाउंड भी बना के देखेंगे कि कंपाउंड्स किस तरह से आ सकते हैं एग्जाम में। बहुत सारे हैं पॉलीएटॉमिक आयन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो बहुत जरूरत है जिसकी, जैसे हाइड्रोक्साइड OH-1। तो हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, OH-1 होता है सल्फेट SO4-2, कार्बोनेट CO3-2, एक होता है अमोनियम जो है पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयन में आपको एक ही पॉलीएटॉमिक आयन ऐसा मिलेगा अमोनियम NH4+1, बाकी ज्यादातर पॉलीएटॉमिक आयन सारे के सारे कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो अमोनियम याद रखना है। इसके अलावा परमैंगनेट होता है MnO4-1, और है हमारा नाइट्रेट NO3-1। नाइट्राइट भी होता है लेकिन वो फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है हमें इतनी ज्यादा। इसके अलावा एसीटेट, CH3COO-1, HCOO-1, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा है, स्टेट बोर्ड वाले पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर, CBSE वाले पढ़ते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल, तो वहां पे ये पढ़ने को मिलता है। और इसके अलावा एक क्या बोलते हैं, क्लोरीन और ऑक्सीजन, मतलब जैसे एसिड बेस में आप आगे जाके पढ़ोगे ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सी एसिड्स में ऐसे एसिड, मतलब जैसे एसिड है तो क्लास 10 तक आपने ये तो पढ़ा ही है कि एसिड के अंदर हाइड्रोजन तो होता ही होता है, वो एक्चुअली में आर्हेनियस की डेफिनेशन है, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा भी उसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाती हैं, जैसे कि मान लो हम कुछ ले लें, हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट का फॉर्मूला होता है ClO-1, ठीक है। इसके बाद हाइपोक्लोराइट के जस्ट बाद में आएगा क्लोराइड ClO2-1। इसके बाद होता है क्लोरेट ClO3-1। देखो 4 सब पे बराबर है, ये कॉमन बात है, 4 सब पे बराबर है। और लास्ट होता है परक्लोरेट ClO4-1, ठीक है। ये जरूर अच्छे से याद रखो, इनकी जरूरत अब पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो मैं इधर वालों को थोड़ा रब करूंगा। इनके सीक्वेंस भी याद रखो, पहला हाइपोक्लोराइट, फिर क्लोराइड, फिर क्लोरेट, फिर परक्लोरेट। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा है कि हाइपोक्लोराइड जैसा एक होता है हाइपोब्रोमाइड, ठीक है ना। जैसे हाइपोक्लोराइड है तो ऐसे हो जाएगा हाइपोब्रोमाइड। आपको बस हेलोजन एटम बदलते चलना है, समझ रहे हो, सिर्फ हेलोजन एटम को बदलते चलना है। जैसे इसका नाम है हाइपोक्लोराइड, तो फॉर्मूला है ClO-1, इसका हो जाएगा BrO-1, ये क्या हो जाएगा, हाइपोब्रोमाइड। इसी तरह से जैसे क्लोराइड है तो इसी तरह से ब्रोमाइड होता है, और ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो जाएगा BrO2-1। इसी तरह से जैसे मान लो क्लोरेट है तो क्लोरेट का फॉर्मूला है ClO3-1, वैसा ही एक होगा ब्रोमेट। ब्रोमेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BrO3-1। 4 सब पे बराबर है। कॉमन बात यह है चार्ज बराबर है, बदल क्या रहा है, बदल रहा है सिर्फ ऑक्सीजन। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और अगला पर ब्रोमेट BrO4-1, इस पे 4, ठीक है ना। इसी के जैसा और मिलेगा आगे, क्या, आयोडेट। भाई मैंने कहा ना हेलोजन एटम बदलना है केवल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हेलोजन एटम होते हैं। तो फ्लोरीन वाले तो ज्यादा नहीं इतने पढ़ने को मिलते, लेकिन क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का उसकी जरूरत काफी पड़ती है। तो ये सारे क्लोरीन वाले हो गए, ये ब्रोमीन वाले हो गए। अब आयोडीन वाली क्या होगा, तो पहला हो जाएगा हाइपो आयोडाइट। हाइपो आयोडाइट का फॉर्मूला हो जाएगा IO-1। ये है क्लोराइड, तो वो हो जाएगा आयोडाइट, तो आयोडाइट का फॉर्मूला हो जाएगा IO2-1। इसका नाम है क्लोरेट, मतलब ये है क्लोरेट, तो ये हो जाएगा आयोडेट, ठीक है ना। आयोडेट फॉर्मूला हो जाएगा IO3-1। ये है परक्लोरेट, तो वो हो जाएगा पर आयोडेट, पर आयोडेट
यानी कि iO4 माइनस 1। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयंस हैं जो आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़े हैं। मैंने बहुत सारे नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत टाइम निकल जाएगा उसमें। तो वो आप अपनी बुक्स वगैरह से भी देख के लिख सकते हैं, काफी सारी बुक्स में भी होते हैं। ठीक है, अब फाइनल पार्ट है हमारा इस लेक्चर का कि मेन बात क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को कंपाउंड बनाने आने चाहिए। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला अगर बोला जाए तो आपको आना चाहिए। हाँ, एक आध और लिख लो, जैसे लिख लो एक साइनेट, CnO-1, साइनाइड Cn-, ठीक है ना। तो ये दो और याद रखना। ओके, और बाकी इंपॉर्टेंट में हमारे एक और बचे हैं, जैसे कि एक होता है फॉस्फेट PO4-3, इसी के जैसा एक होता है फॉस्फाइट, फॉस्फाइट में PO3-3 हो जाता है। और एक होता है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट यानी कि C2O4-2, ठीक है ना। तो इनकी जरूरत पड़ेगी। अब फायदा क्या है ये सब पढ़ के? किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया, मान लो पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, बात और उससे पहले एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी जो कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज अगर किसी चीज के ऊपर है तो वो कंपाउंड नहीं हो सकता, ठीक है ना। किसी भी चीज के ऊपर चार्ज है तो या तो वो कैटायन है या एनायन है या वो एक पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है ना। कंपाउंड के ऊपर जनरली कोई चार्ज नहीं होता। कंपाउंड का मतलब ये है कि वो न्यूट्रल स्पीशीज है। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर, उसके पास जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है। ऐसा नहीं कि उस पर चार्ज नहीं होगा, चार्ज प्लस माइनस उस पर होंगे लेकिन बराबर होंगे। ज्यादा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव ज्यादा है या निगेटिव ज्यादा है, क्योंकि अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो टोटल पे पॉजिटिव चार्ज, अगर निगेटिव ज्यादा है तो टोटल पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो कंपाउंड न्यूट्रल होने चाहिए। तो यहां पर हम जो भी कंपाउंड बनाएंगे ये कंपाउंड सारे न्यूट्रल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड अभी लिखा है OH-1। इनकी नीचे इनकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 1, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे Ca। अब एक बात और ध्यान रखो, इस तरह के कंपाउंड के फॉर्मेशन में एक बात हमेशा याद रखो, अगर किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन का, देखो इन दोनों में पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है, ये या ये तो भाई सिंगल एटम है, ये तो पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है। पॉलीएटॉमिक आयन की अगर कभी भी मल्टीप्लिकेशन एक से बड़े नंबर से कर रहे हो, यानी कि 2, 3, 4 किसी से भी, तो उसको हमेशा ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा, OH का होल ट्वाइस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन से भी हो रहा है, हाइड्रोजन से भी हो रहा है। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के साथ में आया होता। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि 2 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन है, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन है। फाइनल कंपाउंड लिखने के बाद हमको एक बात समझ में आती है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कैल्शियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है क्योंकि ये दोनों के लिए है, और हाइड्रोजन का भी 2 एटम है। तो यहां गड़बड़ ना हो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहां पर आपको ब्रैकेट लगाना है, कहां नहीं लगाना है, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयन की मल्टीप्लिकेशन अगर एक से बड़े नंबर से कर रहे हो तो ब्रैकेट जरूर लगना चाहिए। ठीक, एक कंपाउंड बनाएंगे हम लोग एल्यूमिनियम फॉस्फेट। बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम क्या होता है, सिंबल Al, फॉस्फेट क्या होता है PO4-3, सही है। Al PO4-3, नीचे इनकी वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, फॉस्फेट की वैलेंसी भी 3। देखो जितना चार्ज है वही वैलेंसी है। अब अगर नंबर कट रहे हैं आपस में, मान लो 2 लिखा है, 2 या 4 लिखा है, अगर वो नंबर आपस में डिविजिबल हैं तो उनको पहले डिवाइड करो, बचेगा 1, 1। अब फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, AlPO4। क्योंकि कट गया तो पॉलीएटॉमिक आयन से कोई कुछ ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी इनका मल्टीप्लिकेशन करने की। अब मान लो एक है मैग्नीशियम
एसीटेट ना, मैग्नीशियम एसीटेट। सबसे पहले मैग्नीशियम क्या होगा, Mg, एसीटेट क्या होगा, CH3COO-1। ठीक, अगला इनकी वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एसीटेट की वैलेंसी 1 है। क्रिस क्रॉस। इस केस में याद रखना, अगर कभी भी इस तरह के कंपाउंड के फॉर्मेशन में कोई ऑर्गेनिक आयन लिया गया है, ऑर्गेनिक पॉलीएटॉमिक आयन, अब ये एसीटेट, फॉर्मेट, ऑक्सलेट, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक पॉलीएटॉमिक आयन है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये। तो ऐसे केस में आपको इसको पहले रखना पड़ेगा, निगेटिव वाले को पहले रखना पड़ेगा, वरना हमेशा किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव यानी कि मेटल पहले आता है। इस केस में बस ध्यान रखना कि यहाँ पे कैटायन एनायन को पहले रखना पड़ेगा, यानी कि ये पहले आएगा तो बनेगा CH3COO। अब देखो 2 से मल्टीप्लिकेशन होना है इसमें, अब ये पॉलीएटॉमिक आयन है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट लगाओगे पहले, ट्वाइस, बाद में Mg, ठीक है ना। पॉलीएटॉमिक आयन का अगर मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़े नंबर से कर रहे हो तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। कंपाउंड ले लेते हैं जैसे पोटेशियम क्लोरेट। तो जनरली लोगों को इसका फॉर्मूला याद रहता है क्योंकि 10th में केमिकल रिएक्शन पढ़ी होगी, तो वहां पर इसके डिकम्पोजिशन की एक रिएक्शन होती है। तो पोटेशियम क्या होता है के, क्लोरेट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, क्लोरेट पर क्लोरेट। तो इस तरह से याद रखना ताकि तुमको सारे के सारे हेलोजन जितने जो 12 हैं वो सारे के सारे एक बार में याद हो जाए। क्लोरेट होता है ClO3-1, ठीक है ना, ClO3, इस पे चार्ज 1 तो इसकी वैलेंसी भी 1, फाइनल फॉर्मूला आएगा ClO3, ठीक है। तो यहां पर हम इस लेक्चर की समाप्ति की घोषणा करते हैं, और कुल मिला के यह है कि इस लेक्चर में उद्देश्य यही था कि आप पॉलीएटॉमिक आयंस वगैरह को एक बार फिर से रिवीजन कर लें, इन सारी चीज़ों को, और कंपाउंड बनाना सीख लें। बेसिकली मेरा मकसद यही था कि ये जो कंपाउंड्स बनाने होते हैं ये आपको आने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 11th-12th में ये सब दोबारा आपको कोई सिखाने वाला है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं पहले, आपकी नोट्स वगैरह तो बने ही होंगे, तो उसको भी एक बार रिविजन कर लो, ठीक है ना। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।